यही बात है दिनेश जी। बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट रखे आपने। मुझे लगता है कि कई पॉइंट जो हैं अभी तक किसी चर्चा में आए नहीं थे, जो आज दादा आपने रखे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका। और बीच में आप जब भी साइन ऑफ करना चाहें आप कर सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए आप आए तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं राजेश जी आपके पास आऊँगा। विषय ज्वलंत है और मेरी इच्छा थी कि मैं इस विषय पर बात करूँ, क्योंकि बात हो नहीं रही है इस विषय के ऊपर, कोई उठा नहीं रहा है। क्योंकि धारा 371 को बीच में लाना ज़रूरी है। जब बहुत सारे ट्राइबल्स के बारे में, कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में संसद को हक नहीं है कि वो उनके रिलीजियस और पर्सनल लॉज़ के अंदर टच करें, ये धारा 371 यही कहती है। तो फिर यहाँ पर आप 14 करोड़ ट्राइबल्स को अलग रखना चाहते हैं, तो यूनिफ़ॉर्मिटी तो वहीं खत्म हो जाएगी। द वर्ड यूनिफ़ॉर्म गोज़ अवे इमीडिएटली सर यहाँ पे, वो रहता नहीं सर। लेकिन आप इस विषय पर जो है क्या कहना चाहेंगे? जो दादा ने भी कही और मैंने जो सब्जेक्ट भी उठाया, मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। बिल्कुल, पूरे विषय को जो है गौतम जी ने बहुत ही तर्कबद्ध तरीके से यहाँ पर रखा है। उनकी जितनी भी बातें हैं, उससे 100% मैं सहमत हूँ। मैं भी ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर मूवमेंट, जो भी कानून लागू करने की बात हो या नीति लागू करने की बात हो, वो कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से होती है और टारगेटेड जो है, वो उनके लिए मुसलमान होते हैं। आपने कोविड के वक़्त भी देखा था, किस प्रकार से कोविड जो भारत के अंदर आया, उसके लिए किसको ज़िम्मेदार बना दिया गया था। फिर जो बाबरी मस्जिद का ढाँचा और वहाँ अब तक का जो उनका कार्यक्रम था, उस पर से भी ये पता चलता है कि वो किस प्रकार से बात करते हैं। नागरिकता कानून के वक़्त भी हमने देखा था कि बिल्कुल जो चर्चा है, वो कानून से ज़्यादा हिंदू और मुसलमान के बीच चली जाती थी। तो जब समान सिविल कोड की बात आती है, जो आप बता रहे हैं जिस प्रकार से, वो समान रहा नहीं है। अगर देश के किसी एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके आप कोई कानून लागू करते हो, फिर आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो, तो वही जो चीज है वो आपकी निराधार साबित हो जाती है। लेकिन अब 2024 नजदीक में है। हेमंत विश्वकर्मा है, वो भी दूसरे योगी बनने की एक्सरसाइज में है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नरेंद्र मोदी की आयु के चलते अगले दशक के अंदर कौन पार्टी में दूसरे या तीसरे नंबर पर जाएगा, उसका एक जो है कंपटीशन चल रहा है। उस कंपटीशन के अंदर ये भी है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है, वो एक राजनीतिक बहस चालू करने की कोशिश है। जब तक ये बहस होगी, तब ये बहस उसी दिशा में चली जाएगी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है कि अगले 10 या 20 साल के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। तब तक किसी भी सेंसेक्स और सरकारी आंकड़ों को आप देखोगे, इवन जम्मू और कश्मीर को भी आप देखोगे, तो ये सच नहीं है कि मुसलमानों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ रही है कि वो हिंदुओं के समकक्ष हो जाएंगे। लेकिन ये जो भय की राजनीति करने की कोशिश है, वो कोशिश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये सारे जो उनके हथकंडे हैं वो लागू करती है और इसी प्रकार से इस बहस को यहाँ पर छेड़ा गया है। हमारे गुजरात में जब ये समान सिविल कोड की बात यहाँ विधानसभा के अंदर उठाई गई थी और जो पार्टी के विधानसभा के प्रवक्ता मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, गुजरात में भी समान सिविल कोड लागू करने के लिए हम जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। तभी आदिवासी समाज से बहुत आवाजें उठी थी। जो चैतर वसावा अभी विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनकी ही दो पत्नी है और उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर ये किया गया तो गुजरात से जो है ये डांग और धर्मपुर वाला जो हिस्सा है वो हो सकता है कि अलग हो जाएगा। तो उस वक्त भी इसकी स्थिति उनको पता चल गई थी कि ये करने से क्या क्या राजनीतिक नुकसान हो सकते हैं। तो उस वक्त भी ये सारी चर्चाएं थी कि नहीं, जब लागू किया जाएगा तो ये सारी जो चीजें है उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो जब आप आदिवासियों की जो बात है उसको ध्यान में रख रहे हैं, अगर सिख प्रबंधन कमेटी कुछ कह रही है उस पर भी आप समझौता करने के लिए कानून के अंदर तैयार है। आप समझौता कहाँ नहीं कर रहे हैं? तो सिर्फ जो है आपने कहा कि वो मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे। तो बिल्कुल आपका जो इरादा है वो स्पष्ट है कि किस प्रकार से एक मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, अब इससे आगे कुछ राम का हो नहीं सकता। ये राम अब उनके काम के नहीं रहे, ये प्राण प्रतिष्ठा हो गया। इसके बाद में जो है वो चुनाव जिताने का मुद्दा नहीं रहता। तो दूसरे तीसरे जो है विषय अपने हाथ में लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रहती है और इसी प्रयास के अंदर ये चुनाव आते आते ये सारी बहस
सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सरकार ने ये पक्ष रखा है, जहां पर कहा गया था, जो धारा 371 के बारे में आपने कहा कि नहीं, उसको छूने की भी जो है हमारी मंशा नहीं है। जो धारा 370 कह रही है, उनके व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में, उनकी जमीन के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में, यही जो चीज है जो 371 कह रही है। और एक नहीं, लगभग 12 राज्य ऐसे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से इसके जो है व्याख्याएं लागू की गई है। उसमें कहीं पर 371 है, कहीं पर 371 ए है, बी है, सी है, डी है। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर धारा 371 लागू है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने सदन के अंदर भी ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था कि उसको छूने की हमारी मंशा नहीं है। तो ये लोग वही चीजों को छूते हैं जिसको छूने से जो है वो उनका पत्थर है वो सोना हो सकता है राजनीतिक रूप से। तो ये बिल्कुल हिंदू मुसलमान की राजनीति के दृष्टिकोण से इस बात को यहाँ पर उठाया गया है, और एक जो स्टेट है उसको एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसको आगे किया जा रहा है। उसमें जो होगा और उसके बाद उसके जो रिएक्शंस आएंगे, उसमें कितना लाभ कितना अलाभ होता है, उसके आधार पर जो है इस बात को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने ऐड किए हैं जो